राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य सचिवालय में आयोजित एक बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दे दी। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमले को लेकर केंद्र सरकार से इस्तीफे की मांग करने वाले आप प्रमुख केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए भाजपा ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यह जानने के बाद से चुप हैं कि हमलावर बांग्लादेशी घुसपैठिया था। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजधानी के लोग एक नेतृत्व वाली शहर सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पीड़ित हैं और उनकी पार्टी बेहतर विकल्प के रूप में उभरी है। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर सोमवार सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने फोन करके उनसे 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ अपने बयानों के लिए दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ महायुति सरकार की प्रभारी की नियुक्ति का तरीका गठबंधन में आंतरिक कलह का संकेत है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में लगभग करोड़ों रुपए मूल्य का गांजा जब्त किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के प्रति अमेरिकी रवैये से परे भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी कई कमजोरियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वह सब करते रहना होगा जो उसे करना चाहिए। दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैडेटों को संबोधित करते हुए उनके नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनसीसी से मिले गुण के जरिए कैडेट राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत की उपलब्धियों में युवाओं की कड़ी मेहनत अहम रही है। उन्होंने एनसीसी कैडेटों में एकता और जोश को देखा और कहा कि भारत जल्द ही एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और आज नेशनल कैडेट कोर द्वारा आयोजित रिपब्लिक डे कैंप में आप सभी कैडेट्स या मैं कहूं हमारे देश के ब्राइट फ्यूचर के बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी है। और हमारे कैडेट्स के बीच में आना मेरे लिए स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी यह कार्यक्रम होने वाला होता है तो मुझे पहले से ही उत्सुकता रहती है कि मैं बच्चों के बीच जाऊं और वहां मुझे उनके परफॉर्मेंस को देखने का अवसर मिलेगा। इसके पहले भी मैंने परफॉर्मेंस देखे हैं बच्चों के, बहुत ही अच्छे रहे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ईयर बाय ईयर यह इंप्रूव करता जा रहा है। मैं प्री कैडेट से कहना चाहूंगा कि अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने से पहले मैं भी एक एनसीसी कैडेट था, एक स्टूडेंट भी था, कैडेट भी था और एक फिजिक्स का टीचर भी था। इसलिए जब भी मैं नेशनल कैडेट कोर के किसी इवेंट में जाने और कैडेट से मिलने का अवसर मिलता है तो मेरे अंदर का पुराना शिक्षक और कैडेट ये दोनों जाग उठते हैं। आपके बीच आना मुझे स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे प्रिय कैडेट, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जिस तरह का परफॉर्मेंस आप सबने यहाँ पर दिया यह वाकई तारीफ के काबिल है। चाहे वह बैंड डिस्प्ले हो या फिर अभी जो कल्चरल परफॉर्मेंस बच्चों ने प्रस्तुत किया है, यह सारी चीजें आप सबके अंदर छिपी हुई अनेक संभावनाओं को दर्शाती हैं। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप देश को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका आकलन, इसका असेसमेंट सहज रूप से कोई कर सकता है। और साथियों, जब भी एनसीसी ने अपने कैडेट से मैं मिलता हूं तो उनमें मुझे सिर्फ एक कैडेट ही नहीं दिखाई देता बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है, भारत की इमेज दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं लेकिन आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं पर रूट एक है, जिसकी किरणें रेज अनेक हैं पर ज्योति एक है। कहने के लिए तो आप लोग भारत देश के अलग अलग डायरेक्टरेट से यहाँ पर आए हुए हैं, पर उन सभी डायरेक्टर्स के बहाने मैं आप सब में अनेक क्षेत्र, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां और अनेक रीति रिवाज और उनके बीच एकता में प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा हूं। आपके अंदर जो ऊर्जा और जोश का समावेश है उसमें मुझे साफ दिखता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं पिछले कई वर्षों से राजनीतिक जीवन में हूं और लगभग हर दिन सैकड़ों लोगों से
मिलना होता है, उनसे बातचीत करने का भी अवसर मिलता है, उन लोगों को जानने का भी अवसर मिलता है। सबके अंदर अपनी अपनी कुछ खूबियां होती हैं, उन खूबियों को देखने का, उसको एसेस करने का भी मुझे अवसर मिलता है। लेकिन एक चीज पर मैंने ध्यान दिया है कि आप सभी एनसीसी कैडेट्स के अंदर अलग अलग ही प्रकार की वैल्यूज हमको देखने को मिलती हैं, जो वैल्यूज किसी भी इंसान को हासिल करने में जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजर जाता है, वो वैल्यूज एनसीसी में आकर आपके भीतर महज कुछ ही समय में आ जाते हैं। यह मैंने अनुभव किया है। आप एनसीसी में अपनी सेवा के दौरान न सिर्फ डिसिप्लिन ही होते हैं, बल्कि आप देश और समाज की सेवा करना सीखते हैं। आपके अंदर एक स्पार्क होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, आपके अंदर देश सेवा का एक जज्बा होता है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक स्ट्रांग विल पावर होती है। ये सारे वैल्यूज किसी भी इंसान को जिंदगी में कुछ करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। लीडरशिप एक ऐसा गुण है जो आप एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं। और ये लीडरशिप क्या है? क्या यह कुछ लोगों पर कमांड करने के बारे में, उन्हें ऑर्डर देकर उनसे काम कराने के बारे में, या वाकई में यह कुछ लोगों या सोसाइटी को हॉलिस्टिक तरीके से लीड करने के बारे में है? यानी लीडरशिप वह गुण है, वह क्वालिटी है जब आप अपने साथ के लोगों को खुद को पहचानने में मदद करते हैं। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया, जिससे भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने संविधान के गौरवशाली इतिहास पर भी प्रकाश डाला और उसके महत्व को उजागर किया। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के नागरिकों का स्वाभिमान होता है, क्योंकि उसी से उसका सम्मान जुड़ता है। और ये हमारा गौरव है कि जो संविधान उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध करके 140 करोड़ भारतवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ बना करके दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दे करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित किया। संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत अकेली दुनिया का देश है जो इन मूल्यों की तरह काम कर रहा है, उनका अक्षरशः पालन करते हुए एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के अंदर तमाम देशों ने लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन वहां दबे कुचले लोगों को वोटिंग राइट बाद में मिली, महिलाओं को ये अधिकार बाद में मिला। लेकिन भारत के अंदर 1950 को जब भारत ने 26 जनवरी के दिन अपना संविधान अंगीकार किया और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तभी से हर वयस्क मतदाता को, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, मत और मजहब का हो, बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क मतदाता को अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे सरकार चुनने के लिए अपना मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता भारत के संविधान ने दी। और इसीलिए कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महामानव थे, व्यक्तिगत अपमान सहा, लेकिन राष्ट्र के विकास में अपनी व्यक्तिगत राग द्वेष को उन्होंने कभी आड़े नहीं आने दिया, कभी नहीं आने दिया। उन्होंने भेदभाव को सहा, उसके अनुरूप जीवन यापन किया, लेकिन राष्ट्र के विकास में ये भावनाएं कभी आड़े ना आने पाए, इसके लिए सदैव सजग होकर के, सचेत होकर के वे कार्य करते रहे। दुनिया की उच्चतम डिग्री उन्होंने हासिल की, लॉ की, अर्थशास्त्र की, प्रशासनिक व्यवस्था की, लेकिन कभी भी उन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान को आंच नहीं आने दी। जो महामानव देश के लिए लड़ता रहा, व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उठ करके देश और समाज के लिए कार्य करता रहा, वंचित तबके को, गरीबों को, महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए कार्य करता रहा। उस महामानव ने कभी अपनी व्यक्तिगत चिंता नहीं की, व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उठ करके और लगातार कार्य करता रहा। और यही कारण है कि हम सब
उन्हें एक महामानव के रूप में मानते हैं। लोक कल्याण, राष्ट्र का कल्याण हो, यही उनका जीवन था। लेकिन उस महामानव को देश के अंदर आजादी के बाद बनी पहली सरकार ने जो सम्मान देना चाहिए था, नहीं दिया। 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी लगाई थी, उन्हें चुनाव में परास्त करवाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1946 में संविधान सभा के सदस्य न बने, इसके लिए षड्यंत्र किए गए। उनकी क्षेत्र की जो सीट थी, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, नॉन मुस्लिम क्षेत्र थे, उन्हें विभाजन का हिस्सा बना दिया गया, जिससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चुनाव न जीतने पाए। 1954 में उपचुनाव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने फिर से मुंबई से चुनाव लड़ने की कोशिश की। कांग्रेस ने उनके सहायक को तोड़ दिया और उसी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ लड़ाने का काम किया, उन्हें परास्त करने का काम किया। यानी कोई भी ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस ने नहीं छोड़ा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने के लिए। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बड़े नेता भी मैदान में उतरकर जनता से वोट मांग रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा। भारद्वाज ने दावा किया कि प्रवेश वर्मा की संपत्ति में 5 सालों में 2915% की बढ़ोतरी हुई है। हर चुनाव में किसी पोस्टर बॉय को भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श नेता बना के दिल्ली वालों के सामने पेश करती रही है। वो पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रवेश वर्मा, और मैं इस आदर्श नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नेता हैं, पोस्टर बॉय हैं, उनका एफिडेविट जो है कल देख रहा था। और ये इनका एफिडेविट है 18 अप्रैल 2019 का, जब ये लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे। ये इनका दूसरा चुनाव था। एक बार ये सांसद रह चुके थे, व्यस्त थे, और उसके बाद दूसरा चुनाव लड़े और उसके बाद भी 5 साल संसद के अंदर एज अ सांसद व्यस्त रहे। ये इनका जनवरी 2025 का दूसरा जो है इनका हलफनामा है, इनका एफिडेविट है, बाकायदा नोटराइज है, सत्यापित है कि ये जो है इन्होंने खुद बताया है कि इनके पास कितनी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति कितनी है इनकी, और कितनी इनकी वार्षिक कमाई है। टोटल एसेट्स जो है इनके मूवेबल इमूवेबल दो अलग अलग के हैं। जो इनके इमूवेबल एसेट्स हैं, जिसके अंदर जो है संपत्ति होती है, वो इनकी संपत्ति जो है बड़ी है 12 करोड़ 30 लाख से बढ़ के 19 करोड़ 10 लाख हुई, बड़ी है। अचल संपत्ति इमूवेबल जमीन जायदाद जो है वो इनकी 55% बढ़ी है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। चल संपत्ति जो है इनकी मूवेबल जो है, जिसके अंदर सब जो है आपका कैश आ गया, बैंक के अंदर पैसा आ गया, सोना चांदी आ गया, बॉन्ड शेयर डिबेंचर ये सब आ गए, उसके अंदर जो इनकी ग्रोथ हुई है उसके लिए मैं इनका कायल हो गया हूं। 3 करोड़ 20 लाख से 96 करोड़ 50 लाख पे पहुंचे हैं माननीय सांसद जी 5 साल के अंदर। और इनके जो टोटल एसेट्स हैं, तो जो अगर मैं आपकी सिर्फ इनकी मूवेबल एसेट्स के अंदर इनकी परसेंटेज ग्रोथ बताऊं, इनका 2915% ग्रोथ है। वो ये हमें बताएं कि ये जो मूवेबल एसेट्स हैं इनके 3 करोड़ 20 लाख से 2915% जो ग्रोथ हुई है, ये कमाल की। और टोटल एसेट्स जो इनके बड़े हैं
15 करोड़ 52 लाख से 115 करोड़ 63 लाख, इसमें 645% की ग्रोथ है इनकी। 5 साल में इनकी जो सालाना आय है वो 17 लाख से बढ़ के 19 करोड़ 70 लाख हो गई। अब आप सोचिए कि आप क्यों अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने लिखा है पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिजनेस पार्टनरशिप और कुछ इस तरह की 1-2 चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो आज दिल्ली के सामने है कि ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, कि 85 करोड़ लोगों को तो राशन बांटना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो राशन खरीद ले, और उनका अपना नेता 5 साल के अंदर सालाना आय के अंदर ग्रोथ दे रहा है 11,488%। दिल्ली में डीपीसीसी कार्यालय में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता में बीजेपी और आप पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच श्रेय लेने की राजनीति चल रही है। साथ ही दिल्ली में हजारों खाली पड़े मकानों को गरीबों को आवंटित न किए जाने पर सवाल उठाते हुए सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह गरीबों के हक को नजरअंदाज कर रही है। जैसा कि आपको पता है, दोनों में किस बात की लड़ाई है, कौन श्रेय लूट ले, कौन झूठा श्रेय लूट ले, कौन दूसरे के काम की तारीफ खुद ले ले, इसकी होड़ मची। आप एक एक करके देख लीजिए। हर दूसरे के कामों की श्रेय लेना कि जितनी मनमोहन सिंह सरकार की परियोजनाएं योजनाएं थी, सब में उन्होंने सारा श्रेय लिया, उनके उद्घाटन किए, झंडी दिखाई और उसकी विधिवत पूरा प्रचार किया। मनमोहन सिंह जी सज्जन आदमी, उन्होंने कभी इस चीज पे एतराज नहीं किया। ये मेरा काम, मैं तो खुद सरकार में मंत्री था, इतना काम करते थे। यहाँ तक कि जो चंद्रयान परियोजना थी वो भी मनमोहन सिंह जी की देन थी। बहरहाल वो तो एक भूमिका मैंने आपको बताई, लेकिन ये विषय जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ है और कैसे सालों से दिल्ली के गरीबों के लिए हजारों मकान खाली पड़े हैं, जो ढह रहे हैं, टूट रहे हैं, उनकी हालत जीर्ण हो रही है, लेकिन उनको आवंटित नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका श्रेय किसको मिले। इस वजह से ये इस चीज का जो है लबोलवाब है। कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जवाहरलाल शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत दिल्ली के साथ एक अनुबंध करके 14 अलग अलग स्थानों पर 52,344 फ्लैट गरीबों के लिए बनाने का अनुबंध किया था, जिसकी लागत 2,415.82 करोड़ निर्धारित की गई। इसको बनाने का दायित्व DSIEDC और DUSIB को दिया गया था, क्योंकि हमने जवाहरलाल नेहरू मिशन शुरू किया था, अर्बन रिन्यूअल मिशन, अर्बन डेवलपमेंट मिशन। आपको सही बसें भी जो थी सब में लिखा हुआ था JNUR। ये सब मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में शुरू हुआ। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वर्षों पहले 1944 में से 35,744 फ्लैट का निर्माण पूरा हो चुका था, जिसमें से सिर्फ 4,833 फ्लैट गरीबों को दिए गए। 30,303 घर जो अलॉटमेंट के लिए एकदम तैयार थे और 16,600 घर जो निर्माणाधीन थे, वो भी अब खस्ता हाल में पहुंच गए हैं। यह तथ्य 19 अक्टूबर 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में प्रकाश में आया है कि लड़ाई इस कदर दिल्ली को नुकसान पहुंचाने वाली थी। 30 दिसंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी करके कहा कि जो निर्मित घर बचे उन्हें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की योजना के तहत प्रवासी और गरीबों को दिए जाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में भाजपा की मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजय बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि भाजपा इन चुनाव में बड़े बहुमत से जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सच में आज मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देख रहा हूँ, मैं पीछे कुर्सियां भी भर गई हैं और धन सिंह जी कह रहे थे कि जो है थोड़ा जल्दी सभा हो गई आज, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये सभा जो है और पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि और समय मिलता बोलने का, लेकिन बहुत समय न भी हो तो आप सब भाव समझते हैं। और मुझे सच में मैं बहुत सारी सभाओं में यहाँ पर आया हूँ, जिस प्रकार से हमारे नौजवानों का, युवाओं का और पूरी मातृशक्ति का 50% नहीं लोग 70% मातृशक्ति है यहाँ पर। ये 70% मातृशक्ति की यहाँ उपस्थिति देखकर मेरे मन में अब 1% का भी, अनिल भाई 1% का भी संदेह नहीं है। ये जैसे
जैसे आपको इन्होंने जिताया है, धन सिंह जी को यहाँ से जिताया है, वैसे ही यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं भी आज बहन आशा जी के लिए और हमारे जो 40 वार्डों में मेंबर लड़ रहे हैं, जिसमें से एक तो निर्विरोध हो गए ना विजय जी, तो 39 बचे, तो 39 के 39 वार्डों में जो वार्ड मेंबर हैं उन सभी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। क्योंकि जैसा धन सिंह जी ने कहा, यहाँ अनिल भाई ने कहा, हमारे कंडारी जी ने आप सबका उद्घोष किया कि राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। श्रीनगर नगर निगम का भी एक मिथक तोड़ना है आपने, इस बार एक परिपाटी है बदलनी है, और इस बार जो है आप यहाँ भी क्या लगाएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। तैयार है ना बनाने के लिए? सब तैयार है? तो मैं ये जरूर आपसे कहता हूँ, आप ट्रिपल इंजन लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर धन सिंह जी, बलूनी जी, हमारी बहन आशा जी, जिनको नगर निगम हम लोगों ने इसीलिए बनाया है कि यहाँ का विकास और तेजी से हो। धन सिंह जी ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया है, लगातार कई बार हम लोग इसको कैबिनेट में प्रस्ताव लाए, लोग इसके लिए कोर्ट चले गए, आपको पता होगा। लोग नहीं चाहते थे कि नगर निगम बने, और हमारी इच्छा थी कि नगर निगम बने और इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र का विस्तार हो, यहाँ सीवर से लेकर पेयजल, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के बने। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के अंदर अनेक योजनाएं चल रही हैं। चाहे आज वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, ऐसे हजारों हजार करोड़ की उत्तरा से चार धाम ऑल वेदर योजना हो, या हमारे यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम हो, इस पर तेजी से काम हो रहा है। चाहे आज शहरी क्षेत्र हो या दूर हमारे पर्वतीय क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से, मजबूती से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में वर्तमान में श्रीनगर में भी अनेक योजनाएं करोड़ों की लागत से गतिमान है, अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है, अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं। जहां एक और आज श्रीनगर में आधुनिक बस स्टैंड एवं पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, वहीं कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर सड़क को 2 लेन करने की प्रक्रिया भी गतिमान है। इसके अलावा आपके नजदीकी नैथाना रानीहाट रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, और इसके बनने से इस क्षेत्र में अनेक प्रकार का रोजगार आने वाला है, कनेक्टिविटी अच्छी होने वाली है। आप लोगों को बहुत आसानी से यहाँ से आप श्रीनगर कब पहुंच गए आपको पता भी नहीं लगेगा, बैठेंगे और बैठते बैठते जो है श्रीनगर पहुंच जाए, वो ऋषिकेश पहुंच जाएंगे श्रीनगर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा में म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा धन्यवाद रैली में प्रतिभाग किया। रैली के दौरान सीएम ने करोड़ों रुपए की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने हरियाणा एक, हरियाणवी एक और सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ समान विकास पर भरोसा दिलाया। वहीं मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़, मार्केट कमेटी सड़कों की नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ और नारायणगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ की घोषणा की। साथ ही क्षेत्रीय विकास मांग पत्र को भी स्वीकार किया। इस रैली के आयोजन का हमारा मकसद सीधा आप लोगों से जुड़ना है। यह रैली इस इलाके के विकास के मामले में अग्रणी बनाने में ये कारगर सिद्ध होगी। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। जैसा मैंने बताया भी है कि हमने आज यहाँ पर लगभग 43 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों के 10 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं, जिनमें 22 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन हुए हैं और 21 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसका लाभ नारायणगढ़ के क्षेत्र के यहाँ के सभी महानुभाव को मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज जो बदौली मार्ग है और सादिकपुर रोड है और अम्बली महुआ खेड़ी रोड है, रायपुर रानी से संगरानी रोड है, इस विधानसभा क्षेत्र की चौड़ी और मजबूत 4 सड़कों का आज उद्घाटन करने का मौका मिला है। इसके अलावा मुझे महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय करनाल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो चाणसौली में वो खुला है, उसका उद्घाटन करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। इन परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए हैं। इनमें हमारे नारायणगढ़ का बस अड्डा है, जिसका आज शिलान्यास किया गया है, और उसी के साथ वर्कशॉप का भी शिलान्यास किया गया है, उसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। और इसके साथ साथ नारायणगढ़ में पेयजल व्यवस्था को स्वच्छ और सुदृढ़ करने के लिए भी यहाँ पर
पाइपलाइन बिछाने के लिए, हमने पेयजल वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमने उसका भी आज शिलान्यास किया है, ताकि हमारे नारायणगढ़ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी एक सोच है सबका साथ सबका विकास, और उस विजन के अनुरूप तथा हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से समान रूप से हमारी सरकार विकास कार्यों को कर रही है। मैं यहाँ पर विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ कि हमारी सरकार ये आपकी ही सरकार है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर क्षेत्र का समान रूप से विकास और नागरिक उत्थान हो। आपकी हर शिकायत को सुनने और सुधारने के लिए मेरे चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर के आगे बढ़ना है। इस काम में हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उनको गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को ध्यान में रखते हुए 103 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 813 कार्यों का शिलान्यास और 70 कार्यों का लोकार्पण किया, जिसकी लागत करोड़ों रुपए में है। इसके अलावा अमृत मिशन 2.0 के तहत 6 नगरीय निकायों में 270 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं मिशन क्लीन सिटी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 नगरीय निकायों को भी सम्मानित किया। और आज के दिन, जैसे मैं पहले कहे हूं कि बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज कई करोड़ रुपया के हमन शिलान्यास करे हन। 6 नगरीय निकाय तखतपुर, रतनपुर, भानु प्रतापपुर, छुरिया, मल्हार और खोंगा पानी, यहाँ अमृत मिशन 2.0 के तहत वहाँ घर घर पानी पहुंचाए बर आज 270 करोड़ रुपया के योजना के भूमि पूजन हुए है। मैं ये 6 नगरीय निकाय के निवासी मल्ला में अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और आज 170 करोड़ रुपया के लोकार्पण भी करे हन प्रदेश के नगरीय निकाय के काम मन के, तो मन के भी मैं जहाँ के लोकार्पण हुई से वहाँ के निवासी मल्ला भी बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज 103 हमार भाई बहनी मल्ला जो वर्षों से उमला भटकना पड़त रही से, उमला अनुकंपा नियुक्ति के पत्र बांटे हन, उमला भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हमार स्वच्छता दीदी मन जो प्रदेश से आई है, जो सफाई पर रात और दिन मेहनत करते हैं, ऐसे स्वच्छता दीदी मन के हमन सम्मान करे हन, उमला भी मैं आज के अवसर में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करूं हमारे डिप्टी सीएम साहब ला, नगरीय प्रशासन विभाग के हमारे ऊर्जावान मंत्री ला, जो आज हमारे इस सरकार के 13 महीना हुई से, लेकिन 13 महीना में ही पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास के काम साए साए करत हैं कि नहीं करत है ना। अभी लगातार 1 महीना हो गई समन दोनों जन घूमत हन, विभिन्न जिला हेडक्वार्टर में नगरीय क्षेत्र में जात हन, और कहीं 150 करोड़ से तो कम की बातें नहीं है, 150 करोड़ से ऊपर कहीं कहीं 500 करोड़ रुपया के लोकार्पण और भूमि पूजन करत हन। तो ये काम हमारे डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विभाग के जो भार साधक मंत्री हैं उमन करवात हैं। तो मन लिए एक बार आप मन जोर से ताली बजाओ भाई। और 13 महीना में मोदी के गारंटी ला हमार सरकार पूरा करत है। हमन प्रधानमंत्री आवास के वादा करे रहन, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घलो वादा करे रहन कि हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम गरीबों का आवास स्वीकृत करना रहेगा। ओला भी पूरा करे हन, किसान मन के वादा ला भी पूरा करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया धान की कीमत
देहन अभी फिर ये दूसरा साल धान की खरीदी चालू है और 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मल्ला। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।